तो फ्रेंड्स बेसिक हम पूरा कर चुके हैं। तो कुछ रोचक तथ्य का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें देख लें जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और वो कहीं पर अमूमन बुक में या कहीं कोचिंग नोट्स में वो चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ रिसर्च के बाद में मैंने कुछ एस्पेक्ट निकाले हैं, तो वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान भाषा की जो प्राचीनतम लिपि है वो मुड़िया लिपि है और इसे बनियावाटी और महाजनी भी कहा जाता है। तो मुड़िया लिपि जो बोला जाता है, तो मुड़िया यानी जो मोड़ के कारण ये शब्द बना है। तो जैसे कि हम क्या है कि जैसे कि जल को जब लिखा जाता है राजस्थानी भाषा में या मरु भाषा में, मारवाड़ी भाषा में, तो यहाँ पे जड़ बोला जाता है। तो इस तरह से जब मोड़ दिया जाता है ना चीज़ों को, तो इसी के कारण ये मुड़िया लिपि इसका नाम बना है। तो इसे बनियावाटी और महाजनी कहते हैं। सन 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो बोलियां हैं उनकी संख्या 73 बताई गई है। बोलियां यानी जो ढूढ़ाड़ी है, मेवाड़ी है, अहिरवाटी है, रांगड़ी है, निमाड़ी है, उन सबको मिला करके ये जो संख्या है 73 बताई गई है। संविधान में 2 अनुच्छेद हैं और ये जो प्रश्न है ये आरएस में आया हुआ है, अनुच्छेद 345 पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। देख लेते हैं पहला 343 जो अनुच्छेद है, हिंदी भारत की राज्य भाषा होगी। देखिए, राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा संविधान में इसे नहीं बताया है, इसे बताया है राजभाषा। तो जो शब्द है वो यही इस्तेमाल किया गया है, तो आप भी इसे इसी रूप में ध्यान में रखिए। तथा देवनागरी राष्ट्रीय लिपि का दर्जा प्राप्त है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अनुच्छेद 345 में क्या है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 345 में प्रत्येक राज्य की राजकीय भाषा का प्रावधान है। तो जैसे कि अब राजस्थानी भाषा हमारे प्रांत में होती है, तो राजस्थान की जो राजकीय भाषा वो हिंदी है, लेकिन जो बोलचाल की भाषा है वो मायड़ भाषा राजस्थानी है। तो 21 फरवरी को ये इस दिवस के रूप में मनाया जाता है और जैसे कि मैंने आपको बताया है 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मायड़ भाषा जो राजस्थानी है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कुछ और चीज़ों को देखते हैं। कुवलयमाला ग्रंथ में 18 भाषाओं का उल्लेख है और राजस्थानी भाषा में 7वां स्थान रखती है भारत में और विश्व में ये 16वां स्थान रखती है, क्योंकि देखिए जनसंख्या ज़्यादा है और करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाती है। पाकिस्तान में भी मारवाड़ी भाषा को, जो राजस्थानी भाषा है, मरु भाषा है, उसको बोला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये भी पूछा गया है, राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल 17 से 19वीं शताब्दी माना गया है और जो राजस्थान का प्राचीनतम रचना है वो भारतेश्वर बाहुबली है। इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लगाइए। और भारतेश्वर बाहुबली के जो लेखक हैं वो हैं, लेखक को वज्रसेन सूरी हैं, वज्रसेन सूरी हैं। और ये जो रचना है ये 1168 ईस्वी में लिखी गई थी, लगभग उस समय बताया है। और इसका जो भाषा है वो मारू गुर्जर भाषा में लिखा गया है। तो मारू गुर्जर देखिए इसी तरह से जो राजस्थानी जो मारवाड़ी भाषा है उसी से ही मिलती जुलती है। और इसमें जो इसकी विषय है वो है कि जो राजा भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध हुआ था, एक बहुत ही घोर युद्ध हुआ था, उस युद्ध का इसमें वर्णन है। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। कुछ रोचक तथ्य हैं। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, तो करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, मारवाड़ी भाषा का जो विशुद्ध रूप है वो कहाँ दृष्टिगत होता है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये 2nd ग्रेड में आया हुआ है, 2nd ग्रेड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। शायद 2011-12 में एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिए। मैंने नोट्स में भी आपको बताया था कि विकल्प में इसमें आपको उदयपुर और सीमावर्ती क्षेत्र, बीकानेर और सीमावर्ती क्षेत्र, या सिरोही सीमावर्ती क्षेत्र, बाड़मेर और जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र, तो आपको इसमें जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को लगाना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सबसे पहले ये 2nd ग्रेड में पूछा गया था, उसके बाद में कई परीक्षाओं में इसे पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, खराड़ी बोली। ये खराड़ी बोली है। खराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? एक बूंदी में बोली जाती है और एक शाहपुरा यानी भीलवाड़ा की तहसील है, वहाँ पर ये खराड़ी बोली बोली जाती है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला है,
जगरोटी किस क्षेत्र की बोली है? तो जगरोटी देखिए करौली क्षेत्र में आता है, और एक जगरवाड़ यहाँ पर गोत्र भी पाया जाता है मीणा जातियों में। तो ये जगरोटी एक क्षेत्र विशेष की शैली से संबंधित है, और ये करौली जो जिला है वहाँ पर बोली जाती है। ये एक तरह से ब्रज भाषा है, उसी की ही एक शैली के रूप में है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? तो राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है देखिए वो मुख्यतः डिंगल बोली है, जो पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, और वही राजस्थानी भाषा कहलाती है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डिंगल मारवाड़ी की ही एक साहित्यिक शैली है। ये भाषा नहीं है डिंगल, ये डिंगल साहित्यिक शैली है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और ये जो गुर्जरी अपभ्रंश है, ये अपभ्रंश का ही रूप है, और गुजराती जो वो है गुजराती शैली उससे काफ़ी ज़्यादा ये मिलती जुलती है। तो इन छोटी मोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। और पिंगल भी होती है एक, जो पूर्वी राजस्थान में है। अभी हम एक क्वेश्चन फॉर्मेट में से पढ़ेंगे, आगे चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की बोली व क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो देखिए टोंक और डूढाड़, तो ये तो जयपुर वाला हिस्सा है, तो ये तो सही हो जाएगा। 12 हाड़ौती में आता है। करौली में मेवाती चलती है, जो ब्रज का ही एक विकृत रूप है। लेकिन ये बागड़ी भाषा है ना, ये पाली में नहीं होती। देखिए बागड़ी भाषा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होती है, जो वागड़ क्षेत्र है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको इसी तरह से उनके जवाब देने हैं फ्रेंड्स। तो ये जो प्रश्न है ये RS प्री में आया हुआ प्रश्न है। RS प्री 2012 में ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसे इम्पोर्टेंट लगाइए। इस तरह के प्रश्न आते हैं देखिए RS में जो लेवल होता है। अगला देखते हैं, राठी और महेठा किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो ये मेवाती है, और ये अहीर जाति के लोगों के द्वारा बोली जाती है। हरियाणा में भी और दक्षिणी दिल्ली में भी इनकी जो बोले जाने वाले लोगों की प्रधानता है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। और भरतपुर अलवर में भी, धौलपुर में भी जो क्षेत्र है ब्रज भाषा का क्षेत्र, वहाँ पर ये बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विद्वान कौन है? तो ये है सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। ये डॉक्टर थे, PhD किए हुए विद्वान व्यक्ति थे काफ़ी, और इनका जो वर्णनात्मक दर्शन है वो इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। सन 1907 और 8 में इनकी एक पुस्तक आई थी, जो मैं आपको काफ़ी मोस्ट बता चुका हूँ, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसे आप ध्यान में रखिए। और अगला जो प्रश्न है उसे भी हम देख लेते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने वागड़ में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहा? तो जॉर्ज गियर्सन ने वागड़ में जो भाषा बोली जाती थी, मैंने आपको बताया वागड़ जो है वो एक क्षेत्रीय शैली है, जिसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोला जाता है। तो ये भीली बोली है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोले जाने वाली बोली, तो इसे आप ध्यान में रखिए। और आगे देखते हैं, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो निमाड़ी और रागड़ी मैंने आपको बताया कि मालवी, जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पर मालवी भाषा बोली जाती है, तो ये उसी की विशेषता। और जो मालवा में राजपूत होते थे, राजपूतों के द्वारा ये आम रूप से प्रचलित थी, तो इसे आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, गौड़वाड़ बोली का क्षेत्र है। तो गौड़वाड़ी जो बोली है वो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, और ये मारवाड़ी की उपबोली है। तो जालौर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग में, जैसा कि आप नोट्स में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, तो बीसलदेव रासो है वो इसी बीसलदेव रासो वो इसी जो बोली है उसकी रचना है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि बीसलदेव रासो किस बोली में लिखा गया, तो वो गौड़वाड़ी बोली में लिखा गया है। चलते हैं आगे। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली बोली जाती है, तो ये है मेवाड़ बोली, क्योंकि ये मेवाड़ क्षेत्र है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। और इस बोली में महाराणा कुंभा के द्वारा जो रचित नाटक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो 5 भागों में लिखा गया है, काव्यराज, तो आप उसे ध्यान में रखिए। और मेवाड़ की जो एक शुद्ध बोली है, शुद्ध मेवाड़ी, वो
गांवों में या देहाती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बोली जाती है। चलते हैं आगे। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है? तो देखिए भरतपुर में नहीं बोली जाती है। और ये जो प्रश्न है ये भी RS प्री में आया हुआ प्रश्न है, सन 1993 में RS में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगर आप देखें तो जो क्षेत्र मालवा से मिलता है तो वहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है, जो मुख्यतः झालावाड़ में प्रचलित है। तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता संपूर्ण क्षेत्र में इसकी एकरूपता है और मालवी में सभी जगह एक सदृशता पाई जाती है। तो निमाड़ी को भी दक्षिणी राजस्थान भी कहा जाता है। तो ये निमाड़ी बोली भी इसी क्षेत्र में जो मालवी से ही मिलती है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे। सोरठा छंद, देखिए एक ही शब्द है, कॉमा नहीं है यहाँ पर बीच में। सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वो है मारवाड़ी। तो फ्रेंड्स नोट्स आप पढ़ लीजिए। नोट्स पूरे 100% बिल्कुल 0 से 360 डिग्री के कवरेज पर बनाए गए हैं। वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा नहीं आता। और हमें इसमें PhD के उसमें नहीं जाना, हमें सिर्फ प्रोफेशनली उतना ही पढ़ना है जो हमारी एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, रागड़ी बोली मिश्रण है। तो रागड़ी मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, जो राजपूतों हैं उनमें प्रचलित थी। तो इसे ध्यान रखिए। कुछ यहाँ पर मेंस के एस्पेक्ट हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस तरह से है कि राजस्थानी भाषा शैली कितने प्रकार की है, दोनों में मूलभूत अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो डिंगल और पिंगल है। डिंगल मैं आपको बता चुका हूँ कि पश्चिमी राजस्थान में है और पिंगल पूर्वी राजस्थान में है। तो इन्हें देख लेते हैं। देखिए डिंगल पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है और वहीं पिंगल पूर्वी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक शैली है। तो इसमें वेद सगाई अलंकार की प्रधानता है डिंगल में, और पिंगल में उपमा अलंकार की प्रधानता है। डिंगल शैली गुजराती शैली से मिलती जुलती है, जबकि पिंगल पर ब्रजभाषा का प्रभाव है। और इसमें डिंगल और पिंगल में देखिए ध्यान रखिए, पिंगल है पास है पिंगल, तो ये पास है पूर्वी हो जाएगा, और डिंगल पश्चिमी राजस्थान में है। तो डिंगल के जो रचना है वो चारण जाति के कवियों ने अधिकांश साहित्य इसी शैली में किए हैं, और भाट जाति के कवियों ने अधिकांश साहित्य लेखन पिंगल में रचा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेद सगाई अलंकार और उपमा अलंकार, तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो वेद सगाई अलंकार है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी दोहे में, कोई भी छंद में यदि किसी भी पद के प्रथम शब्द का, देखिए प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण यदि समान है तो वो वेद सगाई अलंकार होता है। और जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो एक ही छंद में यदि किसी पंक्ति में प्रथम और अंतिम शब्द का जो प्रथम शब्द एक समान हो तो उसे ही वेद सगाई अलंकार कहा जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए बताया है, इतना नहीं आता है। तो इलादा देवी आपणी हालली हुलराय पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। तो ये राजस्थान की जो राजपूती योद्धाओं के शौर्य से और वीरता से जो एक इतिहास है, गौरव गाथा है, उसको बताता है। और यहाँ देखिए आप उपमा अलंकार, हरिपद कोमल कमल। तो देखिए उपमा में क्या होता है कि किसी भी वस्तु की किसी भी कृति की जो उपमा है, तुलना है, वो किसी विशेष वस्तु या किसी प्राकृतिक सौंदर्य से की जाती है, तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। तो हरि यानी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, तो उनके जो पैर हैं, उनके जो पद हैं, वो कमल के समान कोमल हैं, कमल के समान कोमल हैं। तो यहाँ पर एक उपमा दी जा रही है पैरों को, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं। इस प्रश्न को आप और अच्छे से अपने नोट्स में बना के लिख लिए, और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इन्हें प्रिंट आउट करवा लें तो बहुत ही अच्छा। अगला हमारा जो प्रश्न मैंने बनाया है, वर्तमान और प्राचीन राजस्थानी भाषा में संक्षिप्त विभेद बताओ। तो फ्रेंड्स देखिए, प्राचीन राजस्थानी भाषा में तो आई और उई इस तरह के जो शब्द होते थे, और नवीन जो प्रादुर्भाव हुआ है राजस्थानी भाषा का, उसमें आई की जगह ए और उई की जगह ओ है। जैसे जैतसी का जैतसी हो गया। और प्राचीन राजस्थानी भाषा में मुख्यतः गद्य विशेष होता था, और आधुनिक में गद्य और पद्य दोनों पाया जाता है। तो ये भी
इम्पोर्टेंट है, हालांकि शायद ही कभी इतना अगर आयोग बेरहम हो गया तो आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। ये देखने में सुनने में आसान होते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट ही मिल जाए तो आप इन्हें नहीं कर सकते, क्योंकि समय इतना कम होता है और मानसिक दबाव इतना होता है कि वहाँ पर पेन बहुत सोच समझ के ही चलाना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अगला मैंने एस्पेक्ट यहाँ पे लिखा है, एलपी टेसीटोरी के जीवन का एक अल्प परिचय हमें देना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। और जिस तरह से अभी आरएस मतलब एक तरह से यूपीएससी के पैटर्न पर चल रहा है, तो इस पर 10 मार्क्स का एक निबंधात्मक बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, जो 100 शब्दों की आपको सीमा दी जाएगी। तो मैंने इसे दोनों फॉर्मेट में बनाया है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। भारतीय सभ्यता व संस्कृति में विशेष रुचि रखने वाले एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी का मैं आपको नाम बता चुका हूँ, लुइजी पियो टेसीटोरी। तो इन्हें टेसीटोरी नाम से ही संबोधित किया जाता था। तो इन्होंने हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना के अधीक्षक के पद में राजस्थानी आए थे, लेकिन बीकानेर में उनका मन ऐसा रमा कि वो यहीं के होकर रह गए। तो इटली में जन्मे टेसीटोरी थार के मुंह में रम गए थे और सन 1915 में बीकानेर आए। फिर सैकड़ों गांव और बिहड़ों में घूमकर 729 पुरालेखों का संग्रह किया। इसी तरह उन्होंने लगभग 981 मूर्तियाँ और पुरातत्व महत्व की दूसरी चीज़ें खोजी। तो जो बीकानेर का विख्यात संग्रहालय है वो उन्हीं की देन है। 24 वर्ष की उम्र में वे पहले इटालवी थे जिन्होंने रामचरितमानस पर शोध किया और 32 वर्ष की अल्पायु में बीकानेर में ही उनका निधन हुआ। तो फ्रेंड्स, रामचरितमानस और स्कंद वाल्मीकि रामायण और साथ में जो हमारा रामायण ग्रंथ है उस पर इन्होंने भाषा में उसे परिवर्तित करके उसका प्रकाशन किया था। और भी इनके बारे में बातें हैं। एलपी टेसीटोरी इटली के प्रसिद्ध भाषा शास्त्री थे, जो वर्ष 1914 के अंत में राजस्थान के बीकानेर में आए थे और इन्होंने जो कार्य है 1915 से शुरू किया था। तो इन पर जॉर्ज गियर्सन का गहरा प्रभाव था और बीकानेर इनकी कर्मस्थली रहा। तो बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह ने एलपी टेसीटोरी को राजस्थान के चारण साहित्य के सर्वेक्षण और संग्रह का कार्य सौंपा था, जिसे पूर्ण कर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, राजस्थान चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। और प्राचीन राजस्थानी की पश्चिमी भाषा का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने अपनी किताब है इनकी इंडियन एंटिवेरी, जो 1914 और 16 में आई थी, प्रस्तुत किया गया है, जो आज भी राजस्थानी भाषा शास्त्र का एक अकेला प्रमाणिक ग्रंथ है। तो इस तरह का जो मैंने पूरा लिखा है इसमें और मैंने जो अतिरिक्त बातें थी उनको भी लिख दिया। तो आपके पास में पढ़ने के लिए विकल्प है और आप इसे पढ़ सकते हैं। एक आखिरी बात है, भाषा और बोली का अंतर। फ्रेंड्स, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ये क्वेश्चन कोई टास्क या मतलब कोर्स का सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए, भाषा और बोली का अंतर है वो किस तरह से होता है। पहला मैं आपको बताऊं कि भाषा क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होती है। एक भाषा के कई बोलियां हो सकती हैं, परंतु बोली के तहत उपबोलियां हो सकती हैं, लेकिन बोली से भाषाएं नहीं निकलती, क्योंकि बोली का जो वजूद है, बोली का अस्तित्व है, वो भाषा से ही निकलता है। भाषा में विशेष व्याकरण के नियमों का प्रयोग होता है और बोली में व्याकरणों का नियमों का प्रयोग नहीं होता है। और यही कारण है, आप ब्रज भाषा को देखोगे तो ब्रज भाषा जो होती है वो मुख्य मथुरा में है, लेकिन मथुरा के अलावा वो बुलंद शहर में भी बोली जाती है। और ब्रज का ही एक अपभ्रंश रूप मेवाती है, जो अलवर भरतपुर में है, अलवर और भरतपुर में है। और मेवाती का ही एक और अपभ्रंश रूप जगरौती है, जो करौली जिले में और सवाई माधोपुर और दौसा इन पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। और ये आगे आते आते अपभ्रंश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसका जो स्वरूप है वो ब्रज लुप्त ही हो जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। बोली में व्याकरण के नियमों का पालन नहीं होता है और भाषा साहित्य शिक्षा तथा प्रशासनिक शब्दावलियों में प्रयुक्त होती है। वहीं बोली का प्रयोग अधिकांश देहात में करते हैं और लोकगीत और लोक साहित्य में ज़्यादा करते हैं। और जो देहाती लोग हैं, जैसे कि मैंने आगे भी लिखा है कि बोली ग्रामीण व असाक्षर लोगों में सामान्य रूप से बोली जाती है। पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं जब वो अपने घर में और अपने सदस्यों के साथ होते हैं, पारिवारिक सदस्यों के साथ में होते हैं। तो भाषा का प्रयोग शहरी और पढ़े लिखे लोगों द्वारा सामान्य रूप से किया जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, लोगों में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, तो इस तरह से बोलियाँ भी कम हो रही हैं।
तो बोली की एक जो विशेषता होती है वो ये होती है कि एक निश्चित समय के बाद में और यात्रा अपने विकास की यात्रा को पूरा कर ये भाषा का रूप भी धारण कर लेती है, भाषा बन जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है जो आपका अध्याय है ये पूरा होता है, राजस्थानी भाषाओं का अवलोकन, और मेरी तरफ से यहाँ पर इतिश्री है। तो लेक्चर को पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया है और मेरी गारंटी है कि जिससे हमने राजस्थान का जो लोक वाद्य यंत्र किया था उसी तरह से ये लेक्चर रहा है और ये बिल्कुल 100% है, बिल्कुल कंप्लीट है। मेंस हो या प्री हो, आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका ग्रुप डी हो, हाई कोर्ट हो, या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो, या आरएस प्री हो, और जैसे वर्तमान में मैं आपको बताऊं जैसे राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस के जो फॉर्म हैं वो निकले हुए मतलब भरे जा चुके हैं, तो एग्ज़ाम भी हो गया आने इसी साल के भीतर, और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी भी आई हैं। और जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, रीट है, पटवार है, टीचर्स के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड का हो, चाहे 2nd ग्रेड का हो, या व्याख्याता 1st ग्रेड हो, तो वहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इस तरह के प्रश्न आएंगे। और टफ और इजी में यही अंतर होता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, देखिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं और आपको फैक्ट भी अगर आपने पूरे पढ़े हैं, आपके नोट्स में हैं, तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जो बच्चे क्लियर करते हैं एग्ज़ाम, उनका जो हमने अनुभव पूछा है वो यही है कि आप चीज़ों को 0 से 360 डिग्री पर पढ़िए, बिल्कुल बेसिक से शुरू कीजिए और उसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप उसको बिल्कुल पीक पर लेके जाइए, और वही पढ़ाई सार्थक होती है, उसी पढ़ाई का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आता है। फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं नई एक सीरीज़ के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।